नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रसायन विज्ञान की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं 11वीं क्लास केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें कुछ टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है और उसी कड़ी में आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोल संकल्पना एवं मोलर द्रव्यमान। देखिए, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान के बारे में जो हम विस्तार से अभी बातचीत करने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाता हुआ चलूं। जैसा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा है एसआई पद्धति, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उस टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे विषय जो होते हैं, इन विषय में बहुत सारी जो राशियां हैं उनका मापन किया जाता है। बहुत सारी भौतिक राशियां होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, घनत्व, आयतन। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम भौतिक राशियों के रूप में जानते हैं। इनकी गणनाएं की जाती है रसायन विज्ञान में। तो उसी कड़ी में हमने देखा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनी है, एक सेमिनार हुई थी, उसमें एक पद्धति बनाई गई है, नियमावली बनाई गई है, जिसको मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है और उसे एसआई पद्धति के नाम से भी जानते हैं। उस ही एसआई पद्धति में सभी भौतिक राशियों को 7 मूल भौतिक राशियों में बांटा गया है और वो सारणी बना करके मैंने आपको विस्तार से समझाया है। एक वीडियो को आप उसे देख सकते हैं पुनः। तो वहां पर आपको अवश्य याद होगा कि उसमें एक भौतिक राशि आई थी पदार्थ की मात्रा, और वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पदार्थ की मात्रा है उसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक जिसको हम ऐसे मात्रक कह सकते हैं, वो निर्धारित किया गया था मोल, और उसका जो संकेत है वो स्मॉल MOL है, मोल है। और इससे मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो 7 मूल राशियां तय की गई है एसआई पद्धति में, उसमें से एक भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, मोल। तो अब इसके बाद हम आगे बात करें तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक पदार्थ और जो बनने वाले उत्पाद होते हैं, उनकी मात्राओं की जो गणना की जाती है सामान्यतः वो मोल में की जाती है, मोल यूनिट में की जाती है। मात्रक होता है वहां पर मोल। अब यहाँ पर बात है, ये मोल वास्तव में है क्या चीज? देखिए, इसको हम इस अंदाजे में समझ सकते हैं। जैसे मान लें हम किसी स्टेशनरी की शॉप पर जाते हैं और वहां पर यदि हम कहते हैं कि भैया 1 दर्जन पेन दे दीजिएगा, तो हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि भैया 12 पेन दे दीजिएगा। वो स्वतः ही 12 पेन निकाल करके अपने को दे देता है। यदि हम कहते हैं भैया जी 1 दर्जन कॉपी दे दीजिएगा, नोटबुक दे दीजिएगा, तो बिना कहे ऑटोमेटिकली वो 12 कॉपी निकाल करके अपने को दे देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टेशनरी वाले भैया है या जो कोई भी व्यक्ति है, तो वो जानता है कि 1 दर्जन का मतलब सीधा है 12। कोई भी संख्या है तो 1 दर्जन का मतलब 12। तो जिस प्रकार से दर्जन को 12 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मोल संकल्पना नाम की एक संकल्पना है, एक सिद्धांत है। उसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों की जो मात्राएं हैं उनको मोल के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसके संदर्भ में बात बताई गई है। तो यहाँ पर जो बात है, मूल बात है, वो ये है कि अणु परमाणु बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो सामान्यतः उनको गिनना या उनको पृथक पृथक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में उन कणों की संख्याओं के हिसाब से या उनकी मात्रा के लिए मोल को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मैं आपको एक सामान्य उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिएगा हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे N2 + 3H2 2NH3। मान लेते हैं हमारे पास ये अभिक्रिया है।
इस अभिक्रिया को देख करके एक बात जो पता हमें चलती है वो ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 1 मोल। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 3 मोल। और रासायनिक अभिक्रिया से जो अमोनिया का निर्माण हुआ है वो कितनी मात्रा हुआ है, 2 मोल। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे सामने जो अभिक्रिया है इसमें क्रियाकारकों और उत्पादों की जो मात्रा है उसको हमने मोल के रूप में व्यक्त कर दिया है, मोल के रूप में हम उसको समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो मोल है वास्तव में मोल होता क्या है, उसी चीज को समझाने के लिए एक संकल्पना दी गई, एक सिद्धांत दिया गया, उसी को हम मोल संकल्पना के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा मोल संकल्पना क्या है उसकी परिभाषा को देखें तो यहां पर परिभाषा होती है किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या ठीक उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम मात्रा में कणों की संख्या होती है। तो इसका क्या तात्पर्य, कार्बन का जो समस्थानिक है कार्बन 12, उसकी 12 ग्राम मात्रा में जितने कण होते हैं उतनी की उतनी ही संख्या में जो कण है किसी भी पदार्थ के, उनका जो द्रव्यमान निकलता है उसे ही हम उस पदार्थ का 1 मोल कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा परिभाषित भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख लीजिएगा, किसी या ये लिख सकते हैं इस संकल्पना के अनुसार, इस संकल्पना के अनुसार किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में ठीक उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में कणों की संख्या उपस्थित होती है। और यह संख्या 6.023 into 10⁻23 कण होते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या बराबर 6.023 into 10⁻23 कण। और ये जो संख्या है 6.023 into 10⁻23, इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे Na से दर्शाया जाता है। यह है मूल बात। यह परिभाषा इस चीज को प्रदर्शित करती है कि कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ में
उस पदार्थ के 1 मोल मात्रा में कणों की संख्या ठीक उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 समस्थानिक की 12 ग्राम मात्रा में कणों की संख्या होती है। और ध्यान रहे, ये जो संख्या है कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में, ये कणों की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 कण। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पदार्थ कोई भी हो, यदि उस पदार्थ की मात्रा 1 मोल है, पदार्थ कोई भी हो लेकिन यदि उसकी मात्रा 1 मोल है, तो उस पदार्थ की 1 मोल मात्रा में कणों की संख्या हमेशा 6.023 × 10⁻23 कण ही होते हैं। यहाँ जो कण शब्द काम में लिया जा रहा है, ध्यान रहे, कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, ठीक है। और ये जो संख्या है 6.023 × 10⁻23, इस संख्या को कहा जाता है अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो ये संकल्पना ही कहलाती है मोल संकल्पना। अब यहाँ पर जो मूल बात है वो ये है कि 1 मोल में कणों की संख्या ये होती है, ये तो बात समझ में आई, लेकिन 1 मोल में मात्रा कितनी है? कोई पदार्थ है, मान लेते हैं सोडियम है या नाइट्रोजन है, सल्फर है, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के 1 मोल की मात्रा वास्तव में होती कितनी है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है मोलर द्रव्यमान से। किसी भी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है वही उसकी 1 मोल पदार्थ की ग्राम में मात्रा होती है। मोलर द्रव्यमान क्या है? 1 मोल में उपस्थित ग्राम की संख्या, तो उसे हम मोलर द्रव्यमान के रूप में जानते हैं। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है उसको हम देखें। तो मोलर द्रव्यमान के बारे में जनरली अगर हम देखें तो मोलर द्रव्यमान को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान है वो उस पदार्थ के अणु भार को ग्राम में प्रदर्शित कर देते हैं, तो जो मात्रा आती है उसे ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं। हम सरलता से अगर चाहें तो इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ के जो ग्राम अणुभार है या ग्राम परमाणु भार है, उसी संख्या को उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, हमें कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितनी मात्रा होती है। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड कोई पदार्थ है CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की ग्राम में मात्रा तो वो होती है 44 ग्राम। ऐसा क्यों होता है उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का अगर हम अणुभार निकालें तो कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन है उसका 1 परमाणु का होता है 16, लेकिन 2 परमाणु है तो 16 दूनी 32, 12 + 32 44। ये 44 क्या है? CO2 का अणुभार। तो जब किसी भी जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, उसका जो अणुभार होता है, जब उसके अणुभार या परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो वही ग्राम की जो मात्रा है वही उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है। तो जैसे ये हुआ, इसी तरीके से मान लीजिएगा हम कहते हैं HCl के 1 मोल की ग्राम में मात्रा, तो वो होता है, हम जानते हैं HCl का अणुभार होता है लगभग 36.5 ग्राम होता है। राउंड फिगर में हम 36 लिख सकते हैं। अगर हमने ग्राम लिख दिया है आगे, तो ये 36 ग्राम अपने आप में क्या है? HCl का मोलर द्रव्यमान है। इसी तरीके से मान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98 होता है। अगर ग्राम में प्रदर्शित कर देंगे तो वही संख्या क्या बन जाएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ का जब मोलर द्रव्यमान निकालना होता है तो हम उसका अणुभार निकाल लेते हैं और उसके आगे ग्राम लगा देते हैं। वही ग्राम की मात्रा ही उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाती है। मोलर द्रव्यमान से तात्पर्य है कि पदार्थ के 1 मोल की ग्राम में मात्रा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 44 ग्राम।
HCl के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 36 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 98 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर जो 3 उदाहरण अभी हमने देखे, तो इनमें 1 मोल की ग्राम में मात्राएं तो अलग अलग है, लेकिन मोल संकल्पना के अनुसार अगर हम देखें तो ग्राम में मात्रा अलग अलग है 1 मोल की, लेकिन उनमें उपस्थित कणों की संख्या हमेशा 6.023 × 10⁻23 ही होती है। कहीं कहीं पर ये जो संख्या है 6.023 × 10⁻23, कहीं कहीं पर यहाँ 6.022 × 10⁻23 भी लिखा हुआ मिल जाता है। ये भी सही है और ये भी सही मानी जाती है, ध्यान रहे। तो इस तरीके से मोल संकल्पना क्या होती है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इस वीडियो में हमने देखा है और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी अवश्य आराम से। तो और अगर आपकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका मैं आपको आंसर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।